नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में आयोजित ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ये एक्सपो 15 दिनों तक चलेगा और इसमें पिछले साल की तरह इस साल भी भारी भागीदारी की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने स्मरण दिलाया कि पिछले वर्ष हुए एक्सपो में 29,000 से ज्यादा वाहन बिके थे, जिससे 800 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी और 129 करोड़ रुपए से ज्यादा रोड टैक्स सरकार को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कारोबारियों और आम जनता दोनों को लाभ हुआ था। इस साल के एक्सपो के विस्तार से उन्हें विश्वास है कि और भी अधिक गाड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल खरीदारों को सुविधा और विकल्प मिलेंगे बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने एक्सपो को व्यवसाय, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में महत्व दिया। आज राडा द्वारा आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो का शुभारंभ हम लोगों ने किया है और इस अवसर पर हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे राडा के चेयरमैन रविंद्र भसीन जी, उनके पदाधिकारी अमर परवानी जी, कमल साडा जी और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारियों सबकी उपस्थिति में एक्सपो का शुभारंभ हुआ है और ये 15 दिनों तक चलने वाला है। और रोड टैक्स में आजीवन 50% का रियायत सरकार की तरफ से है और पिछले साल भी एक्सपो हुआ था, जिसमें 29,000 से ज्यादा व्हीकल बिके थे और 800 करोड़ रुपया का जीएसटी मिला था। 129 करोड़ से ज्यादा रोड टैक्स मिले थे और उतने ही लोगों को भी फायदा हुआ था और मुझे उम्मीद है कि इस साल और विस्तार हुआ है एक्सपो का। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रदर्शनों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए, केवल दिखावे के लिए आंदोलन नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने बिहार के हालातों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एसआईआर को लेकर कोई भी वैध अपील नहीं आई है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि इसे आंदोलन कितने वास्तविक धरातल पर आधारित है। उप मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रदर्शन तभी प्रभावी और प्रासंगिक होते हैं जब उनकी जमीनी सच्चाई और वैध आधार मौजूद हो, न केवल आभासी या दिखावटी तौर तरीकों पर टिके हों। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ किसी भी आंदोलन को देखा और आंका जाना चाहिए। अब ये वास्तविकता है, इसीलिए मैं कवर्धा छत्तीसगढ़ में भी होने वाले, रायपुर में भी होने वाले उन प्रदर्शनों के संदर्भ में मैंने कल परसों कहा था कि आप ऐसे प्रदर्शन मत, माने लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रदर्शन मत करिए। आप नहीं कर पाएंगे, जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ये तय है बात। और इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह के दिखावा किए जा रहे हैं वो गलत है। आप लाइन पर काम करिए, प्रोसीजर उसके लिए डिफाइंड है, आप उस पर काम करिए। वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप बिहार का उदाहरण आप जो देख रहे हैं, एक भी वहां पर कोई भी अपील वहां पर नहीं आई है, एक अपील नहीं आई। मतलब बिहार जैसे राज्य में अगर आप ये प्रमाणित होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने धरातल पर है। सर ये अब ये वास्तविकता है। वहीं मंडला में आरडी कॉलेज में महायुवा संगम रोजगार मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके ने किया। इस रोजगार मेले में देश भर के 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। मेले में 4,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और मनेरी औद्योगिक इकाई में 400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हुई। मंत्री संपत्तिया उइके ने इस अवसर पर कहा कि ये रोजगार मेला जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा और उनके भविष्य को सशक्त बनाने में मदद करेगा। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने चयनित युवाओं को बधाई दी और जिला प्रशासन की मेहनत और प्रयासों की सराहना की। रोजगार मेले में चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए, जबकि भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ मिल सके। उधर बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद गंभीर अंधे कत्ल का मामला सामने आया था, जिसकी पुलिस ने अब गुत्थी सुलझा ली है। यह हत्याकांड पुराने जमीन विवाद और झाड़ फूक के काम को लेकर चली आ रही रंजिश का नतीजा था। मृतक लखुर यादव अपने रोजमर्रा के काम मवेशी चराने के लिए जंगल गया हुए थे, लेकिन 15 जनवरी की शाम घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश शुरू की और जंगल के बीच में लखुर यादव का खून से लथपथ शव पाए जाने के बाद मामले की गंभीरता सामने आई। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक और उनके भतीजे देव कुमार यादव के बीच पिछले 2 वर्षों से जमीन को लेकर मतभेद और झाड़ फूक के काम को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी भतीजे को इस बात का गहरा आक्रोश था कि गांव वाले मृतक की झाड़ फूक पर अधिक भरोसा करते थे, जिससे उसकी ही व्यावसायिक गतिविधियों को नुकसान हो रहा था।
इस नाराजगी और विवाद के चलते उसने जंगल में अपने ही चाचा की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये मामला न केवल पुरानी रंजिश और व्यक्तिगत विवाद का उदाहरण है, बल्कि इसे सही समय पर पुलिस की सक्रिय जांच और गिरफ्तारी से सुलझाया गया है। 15 तारीख को थाना रामचंद्रपुर में देवशरण यादव की हत्या हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट की गई थी थाने में, और थाने में अपराध क्रमांक 2 धारा 103 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इस पे लगातार विवेचना की जा रही थी। FSL की टीम, डॉग और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पे SDOP, आसपास के थाना प्रभारी की टीम के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और ये तथ्य सामने आ रहा था कि इनके आपस में परिवार में ही जमीन का विवाद था और विवाद को लेके ही लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और एक दिन पहले भी जो आरोपी है वो मृतक को मारने की धमकी दिया था और इसी विवेचना क्रम में मृतक का भतीजा देव कुमार यादव ही अपने चाचा को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना स्वीकार किया है, जिसपे आरोपी देव कुमार यादव को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उधर बलरामपुर जिले से एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जो अंधविश्वास और जादू टोना जैसी कुरीतियों का दुखद उदाहरण है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के पलगी गांव में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग को गांव के कुछ लोगों ने डायन या टोना टोटके में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पीट दिया। घटना 16 जनवरी की शाम की है, जब बुजुर्ग अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में गाँव के 4 दबंग लोगों ने उन्हें घेर लिया और टोनी के नाम पर लाठियों, डंडों और लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने जान बचाने के लिए पास के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें पकड़कर वहीं पटक पटक कर पीटा। मारपीट के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चोटों के निशान अब भी उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना बलरामपुर जिले में अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर की जाने वाली हिंसा और एक और उदाहरण है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही हैं और स्थानीय लोग इस बात से चिंतित हैं कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उनका हौसला और बढ़ेगा और भविष्य में इससे बड़ी आपराधिक घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। मामला समाज में फैली अंधविश्वास की जड़ें और उसकी गंभीर परिणामों को उजागर करता है, साथ ही प्रशासन और कानून को भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती देता है। मेरा नाम है, पलगी के रहने वाला है, केकरिया मेरा घर है और मेरा घर के ही बगल में वो सब लड़ाई झगड़ा मैं सुना हूँ। मैं उसके सामने नहीं गया हूँ। वो सरजू यादव को मारपीट कर रहे थे, जो डाइन है, कोकाइन है, इसे करके ही आवाज़ इन लोग के मैं सुना। मेरा घर के ही बगले में हुआ है। मैं इतने ही जान रहा हूँ सर, इससे मैं ज़्यादा नहीं जान रहा। मेरा नाम है एसपी कार्यालय। मेरे पिताजी को मारपीट हुआ था, उस संबंध में कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसका शिकायत देने और कार्रवाई की मांग करने हम यहाँ आए। क्या मामला था? किस मामले को लेकर मारपीट हुई थी? कहाँ पर हुई थी बताइए। ग्राम पलगी 12 एकड़ झरिया में 16 जनवरी को शाम को 7 बजे सरजू यादव अपने घर जा रहे थे। राम लखन यादव, अंबिका यादव, राम नरेश यादव, जुगेश्वर यादव चारों मिल के रास्ता रोक करके गाली गलौज करते हुए कि तुम डाइन हो, पांगते हो, जादू टोनाही वाला करके, इसीलिए उन लोग रास्ता रोक के मारे हैं उसको और बहुत मारे हैं, बेरहमी से मारे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बलरामपुर में जिस तरीके से एक बुजुर्ग की अंधविश्वास के नाम पर जमकर पिटाई कर दी गई और काफी गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी साहिल जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है बलरामपुर जिले से निकल कर आ रहा है। अंधविश्वास और जादू टोना के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के पलंगी गांव की है, जहां टोनी के शक में 60 वर्षीय बुजुर्ग जो है सरजू यादव को दबंगों के ने बेरहमी से पीटा। लाठी डंडे और लात घूसे से भी मारपीट की गई। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं अभी भी फिलहाल उसको जिला अस्पताल बलरामपुर में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाते हुए शिकायत के बावजूद भी कहा है कि अभी तक किसी तरह से इन आरोपियों पे कार्रवाई नहीं किया गया, जिसको देखते हुए बलरामपुर पहुंचकर जिला कार्यालय एसपी कार्यालय में उन्होंने आवेदन दिया है और शिकायत किया है कि जल्द से जल्द आरोपियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो वहीं इस मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले पर
पूरी तरह से कार्रवाई किया जाएगा। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया है संबंधित थाना को। तो वहीं अब जांच के दौरान ही इस पर कार्रवाई किया जाएगा। विजय, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इससे साफ तौर पर उजागर होता है कि अंधविश्वास और जादू टोने जैसी कुरीतियां अब भी किस तरीके से फल फूल रही हैं। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की इस बेरहमी से यहाँ पर पिटाई कर दी गई और उसके बावजूद जो अभी तक इस पूरे मामले में कोई सुदृढ़ कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती रही हैं। जी साहिल जी, आपको बता दूं कि यह ऐसी घटना जो है लगातार पहले से भी आता रहा है यहाँ पे बलरामपुर जिले में लेकिन इस पर किसी तरह से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और ये साफ कहा जाए कि बलरामपुर जिले में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से अंधविश्वास पे लोग आजकल जो है हत्या पे उतर जाते हैं और हत्या कर देते हैं। कई ऐसे गंभीर मामले आए हैं जहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर दी जाता है, तो वहीं जादू टोना के शक में तो कहीं पर बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी हत्या करके उस पर कर दिया जाता है। चलिए विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंधविश्वास और जादू टोने जैसी कुरीतियों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग को गांव के लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि इस बुजुर्ग पर जादू टोने का शक था और उसी के चलते इस बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उधर केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब जी राम जी कर दिया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस बदलाव को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों के हितों के खिलाफ कदम बताते हुए कांग्रेस ने विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है। इस मुद्दे पर धमतरी जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मेधा से कुरुद तक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए मनरेगा के नाम बदलने के फैसले के खिलाफ अपना विरोध स्पष्ट किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और गरीबों से रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलने का उद्देश्य योजना को धीरे धीरे खत्म करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वाले लोगों को इसका लाभ न मिल सके। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेगी और सरकार से योजना को बचाने और गरीबों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करती रहेगी। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने योजना के महत्व पर जोर दिया और सरकार की इस नीति के खिलाफ एकजुटता दिखाई। उधर मुंगेली जिले में धान की खरीदी और परिवहन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आईसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त सूचना और अलर्ट के आधार पर की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि राइस मिल और समिति प्रबंधक अपने वाहनों की वास्तविक क्षमता से 200% से लेकर 1000% तक अधिक धान लादकर फर्जी परिवहन दिखा रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और पीडीएस चावल का वितरण किए बिना धान को फर्जी वाहनों के नंबरों के माध्यम से परिवहन करने का भ्रम पैदा किया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस बड़े फर्जीवाड़े की जांच कर कार्रवाई की। जांच में पता चला कि इस घोटाले में राइस मिल मालिकों, समिति प्रबंधकों और अन्य सहयोगियों ने मिलकर लगभग 8 करोड़ 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस गंभीर मामले में जिले के अलग अलग थानों में केस दर्ज किए गए और 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि 5 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी खोज में लगी हुई है। जांच से ये भी सामने आया कि कुल मिलाकर 11 लाख क्विंटल से ज्यादा धान के परिवहन और उपार्जन केंद्रों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों ने फर्जी वाहन नंबर और परिवहन विवरण बनाकर धान के वास्तविक विवरण को छुपाया। जिले में इस मामले को गंभीरता से देखते हुए खाद्य विभाग और पुलिस ने इस घोटाले की पूरी तहकीकात शुरू कर रखी है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके। मुंगेली जिले के 106 धान खरीदी केंद्रों में राज्य शासन के निर्देशानुसार लगातार 1 नवंबर से लगातार धान खरीदी की जा रही है। सतर्क ऐप जो इस साल राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की पारदर्शिता को और एआई के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के नाम पर एक सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई उसके तहत जो भी अनियमितताएं हैं या जो प्रक्रिया में कोई बाधा हो रही है या किसी तरह से इस तरह से कोई अलर्ट आता है तो उसके लिए अलर्ट जारी होता है। राज्य शासन AICCC के माध्यम से सतर्क ऐप के माध्यम से पूरे राज्य में 10 तारीख को 10 जनवरी को एक अलर्ट आया कि ओवरलोडिंग के माध्यम से फेक ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है।
तो ये मुंगेली ज़िले में भी इस तरह का अलर्ट आया, तो जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के द्वारा इसकी एनालिसिस करने के बाद एक जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा इसकी जांच की गई। इसमें ये बात आई कि कुछ खरीदी केंद्रों में 106 में से 66 खरीदी केंद्रों में ओवरलोडिंग बता करके फेक ट्रांसपोर्टेशन की बात की पुष्टि हुई है। मुंगेली जिले के उधर शक्ति जिले के जयजयपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरानी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन सरपंच राधेश्याम चंद्रा और एक इंजीनियर ने मिलकर लगभग 14 लाख रुपए की लागत से एक सीसी सड़क का निर्माण सिर्फ कागजों में दिखाया। जमीन पर इस सड़क का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी दस्तावेजों में इसे पूरी तरह से तैयार और उपयोग योग्य दिखाया गया। इंजीनियर ने इस नकली सड़क का नाम, माप और मूल्यांकन भी कागजों में कर डाला, जिससे भ्रष्टाचार और गंभीर नजर आता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एसडीओ ने पंचायत के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दस्तावेजों में दिखाए गए निर्माण और वास्तविक स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस खुलासे के बाद जनपद पंचायत में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सड़क निर्माण के लिए निर्धारित राशि प्रदान की जाती है, लेकिन सरपंच और इंजीनियर ने इस राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। स्थानीय प्रशासन ने मामले में सीधे हस्तक्षेप करते हुए संबंधित इंजीनियर धनंजय चंद्रा और सरपंच राधेश्याम चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आरोपों के सामने आने के बाद सरपंच राधेश्याम चंद्रा ने स्वयं को बेगुनाह ठहराते हुए कहा कि निर्माण कार्य कुछ अधूरा रह गया था और आरोप वास्तविकता के विपरीत है। ये मामला ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता की कमी और विकास कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार की चिंता को और बढ़ा देता है। प्रशासन ने जनता को भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले को रोका जा सके। बारे में कल मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उसके तुरंत पश्चात मैंने पुनर्मूल्यांकन और जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह का मामला है, क्या शिकायतें हुई थी? ये सीसी रोड संबंधी मामला है। कितने लाख की थी? ये मेरे पास इसका पेपर है, 20 लाख का है, 2 20 लाख के हैं, एक 14 लाख का है जी। देखिए, मैं महेंद्र कपूर कुर्रे, एसडीओ आरएस जयजयपुर। कुछ दिन पहले मेरे पास उक्त कार्य का माप सत्यापन हेतु आया हुआ था। हमारे उप अभियंता श्री धनंजय चंद्रा जी द्वारा उक्त कार्य का माप किया गया था। ग्राम खजुरानी में 2 रोड हैं, सीसी रोड, एक केवट घर से अटल चौक की ओर जो 20 लाख की स्वीकृति है, और एक पटेल गौटिया घर से महामाया चौक की ओर, इसमें 14,30,000 की स्वीकृति है। मेरे पास जैसे ही आया है मेजरमेंट, उसको सत्यापन हेतु मेरे द्वारा जांच के लिए जाया गया। मैं उक्त स्थल का निरीक्षण किया। उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर केवट घर से अटल चौक की ओर सीसी रोड निर्माण कार्य में माप में थोड़ी बहुत अंतर पाई गई थी। उधर शक्ति जिले में तेज रफ्तार का कहर फिर सामने आया जब एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। यह भीषण हादसा डबरा थाना क्षेत्र के छुईपाली गांव के पास हुआ। घटना में रायगढ़ निवासी 27 वर्षीय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनूप महंत अपने दोस्तों के साथ शिव शक्ति एग्रीटेक ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। उस समय मिट्टी भरने का काम में लगे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक को तुरंत गंभीर चोटें आई और वो घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हादसे के कारणों और लापरवाही के स्तर का पता लगाया जा सके। ये घटना सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्य के दौरान सतर्कता की कमी की गंभीर याद दिलाती है। उधर भोपाल में खेल और शूटिंग जगत से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। रातीबड़ पुलिस ने NRAI के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शूटरों को
बेचे गए कारतूसों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और शस्त्र लाइसेंस में कारतूसों की एंट्री भी नहीं की गई। इस गड़बड़ी के कारण ये संदेह जताया गया है कि कारतूसों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत ये पता लगाया जाएगा कि कारतूसों की बिक्री और रिकॉर्ड रख रखाव में किस स्तर की लापरवाही हुई है और कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक सभी आवश्यक दस्तावेज और संबंधित शूटरों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। ये मामला शूटिंग खेलों की प्रतिष्ठित संस्था के संचालन और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि नियमों के पालन में हुई लापरवाही से सुरक्षा में बड़ा रिस्क पैदा हो सकता है। पुलिस इस बात की गहन पड़ताल कर रही है कि क्या ये केवल रिकॉर्ड में चूक थी या कोई जानबूझकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। उधर भोपाल में लुटेरी दुल्हन का एक सनसनीखेज मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी महिला हसीना को कड़ी सजा सुनाते हुए उसे 2 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह निर्णय जिला न्यायाधीश मेधा अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। जांच में यह साबित हुआ कि हसीना ने बिना अपने पहले पति से तलाक लिए लगातार 5 बार शादी की, जो भारतीय कानून के अनुसार गंभीर अपराध है। अदालत ने इस कृत्य को केवल वैवाहिक धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि सुनियोजित और योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधि के रूप में माना। पुलिस और जांच में सामने आया कि हसीना गरीब और कमजोर पुरुषों को निशाना बनाकर उनसे संपत्ति और धन हड़पती थी। इसके अलावा उसके गिरोह में उसकी बेटियां और दामाद भी शामिल थे, जो इस धोखाधड़ी और छल कपट में उसका साथ देते थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की और इस तरह के अपराधों के लिए संदेश दिया कि कानून के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में ब्रीफिंग देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति पर निर्णय लेने के लिए 2 हफ्ते का समय लें। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर सरकार मंजूरी देती है तो विजय शाह के खिलाफ मामला इंदौर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है। CM डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने गए हैं। ऐसे में सरकार का फैसला उनके लौटने के बाद ही लिया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विजय शाह आदिवासी वोट बैंक से जुड़े होने के कारण सरकार के लिए संवेदनशील स्थिति में है। इस वजह से देखना महत्वपूर्ण होगा कि मोहन सरकार शाह पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि किसी भी कदम का असर आदिवासी मतों और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। उधर जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में भंवरताल गार्डन के सामने बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़ी एक कार अचानक आग की लपटों में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कार से धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ ही क्षणों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। घटना व्यस्त इलाके में होने के कारण आग लगते ही सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और राहगीरों में दहशत फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आग लगने के कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि शुरुआती अनुमान शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उधर देवरी नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर हुए खास चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। इस चुनाव में मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से भरी कुर्सी के पक्ष में मतदान करते हुए मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन पर अपना भरोसा दोहराया। चुनाव परिणामों के अनुसार भरी कुर्सी को 7,283 मत प्राप्त हुए, जबकि खाली कुर्सी के पक्ष में 6,085 वोट पड़े। नतीजों की घोषणा होते ही नगर में जश्न का माहौल बन गया और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। इसके बाद देवरी की SDM एवं रिटर्निंग अधिकारी मुनव्वर खान ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन को विजय प्रमाण पत्र सौंपा। चुनाव जीतने के बाद नेहा अलकेश जैन भावुक नजर आए। समर्थकों की भीड़ के बीच उन्होंने हाथ जोड़कर जनता का आभार जताया और कहा कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है वो उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नगर के विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे और जनहित उनकी प्राथमिकता रहेगा। जीत की खुशी में नगर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया, जो कॉलेज परिषद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने फूलों की वर्षा और नारों के साथ अध्यक्ष का स्वागत किया।
पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कुल मिलाकर इस चुनाव के जरिए देवरी की जनता ने साफ संदेश देते हुए बहुमत के साथ अपने निर्णय पर मुहर लगाई। जनता का विश्वास, जनता ने काम पर विश्वास किया है। चुनाव ही जनता का था। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये जनता का चुनाव है और जनता ही आज जीती है और अब जनता के इस विश्वास को हमें विश्वास जो किया है उस पर हमें खरा उतरना है और आगे काम निरंतर विकास कार्य जारी रहेंगे। धन्यवाद। जनता का जो विश्वास था हमारे ऊपर, उस विश्वास को हम उनका विश्वास कायम रखेंगे। हम अपना विकास करते रहे हैं और निरंतर अपना विकास करते रहेंगे नगर में। जनता का विश्वास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।